सो गाइस अभी रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक अपनी प्रेस रिलीज करी जिसके अंदर उन्होंने क्या रेगुलेटर्स को क्या बताया, मतलब सेबी और आरबीआई को ये बताया कि उनकी चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर ना अराउंड 590 करोड़ का फ्रॉड हो गया है. दिस न्यूज हैज कम एज अ बॉम्बशेल ऑन द स्टॉक प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. व्हाई? बिकॉज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ना वो लास्ट 2 क्वार्टर से इट हैड स्टार्टेड डूइंग रियली वेल. हुआ क्या था कि ओवरऑल FY24 से ये कंपनी जो है ना ये थोड़ा परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही थी क्योंकि ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो था ना उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी. मतलब जो स्मॉल टिकट साइज लोन्स थे उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और आईडीएफसी फर्स्ट का भी इसके अंदर काफी हद तक स्टेक था. तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस बैंक को ना वहां से 1.5 ईयर से दिस बैंक वाज स्ट्रगलिंग. लेकिन अभी क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो था थोड़ा इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ, लास्ट 2 क्वार्टर से इट वाज शोइंग डेफिनेट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट और एकदम से एक बॉम्बशेल गिरता है जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो है वो 15% डाउन हो जाता है इन अ सिंगल डे. अब आप गाइस एक चीज समझो, बैंकिंग बिजनेस जो है ना वो एक ही चीज पे चलता है, दैट इज ट्रस्ट. अगर एक बार बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट चला जाता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू get that confidence back to invest in the bank, not just as an investment but to deposit funds in that particular bank as well. अगर आपको ये सुनने में आता है कि अच्छा इस तरीके से फ्रॉड हो गया तो वॉरेन बफेट की भी ना एक बहुत ही फेमस लाइन है कि बैंकिंग से अच्छा ना कोई बिजनेस नहीं है अगर बैंक सिर्फ एक चीज पे फोकस कर ले, ऑन व्हाट ग्राउंड्स दे आर लेंडिंग मनी टू द पीपल. अगर वो उस प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रिंजेंट रखे, वहां रिलैक्सेशंस ना करे, तो बैंकिंग से प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता. एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. लेकिन अभी आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ना पहली बात ना ये इस लेवल का फ्रॉड हुआ किस तरीके से. अब हुआ क्या था, ये ना चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर, आई जस्ट गिव यू अ होल स्नैपशॉट ऑफ व्हाट रियली हैपेंड. चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर ना हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का ना एक अकाउंट था. अब हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने ना वहां पर अकाउंट खोला हुआ है. अब उन्होंने ना बैंक को एक रिटन इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि अगर कभी भी कोई चेक के थ्रू या फिर कोई हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लेटर हेड पे अगर विद स्टैम्प एंड ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर उस सिग्नेचर के साथ अगर हम कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन भेजेंगे तो आप उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देना. दैट वाज द होल पॉइंट. अब कभी भी कोई प्रोसेस से ऐसे एग्जीक्यूट होता है ना तो बैंक का ना पीछे से इंटरनल कंट्रोल एक फ्रेमवर्क होता है. देखो एक चीज समझो, सबसे आयरॉनिक बात पता है क्या है इस बैंक की, लास्ट 5-6 ईयर्स से जब इस बैंक की कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुई है ना, इसने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में सिर्फ एक ही चीज बोली है कि वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन टेक्नोलॉजी, वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनल कंट्रोल्स. तो हम लास्ट 5-6 साल से हमने बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करी हैं और हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं दे आर एट पार विद द बेस्ट बैंक्स इन इंडिया, जैसे HDFC, ICICI, इन सबके इंटरनल कंट्रोल्स के एकदम एट पार चल रहे हैं हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. बट फिर इस लेवल के फ्रॉड हुआ किस तरीके से, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या हो सकता है. देखो एक बात समझो, होता पता है क्या, जैसे मान लो अगर एक पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन अगर होती है ना तो उसे ना 3 लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. एग्जीक्यूट मतलब एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू बैंक ना पूरा उसको ऑथराइज करता है. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक ट्रांजैक्शन करवानी है, द फर्स्ट पर्सन वुड बी जिससे मैं डायरेक्टली डील कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं मेकर. मतलब वो उस ट्रांजैक्शन को फर्स्ट अटेम्प्ट उसने दिया और वो उसको उस ट्रांजैक्शन को पास करेगा और उसके बाद वो आएगा एक दूसरे बंदे के पास. सेकंड बंदा जो है ना उसको बोलते हैं चेकर. वो क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा कि अच्छा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई क्या वो ठीक से हुई, क्या एवरीथिंग इज इन प्लेस. और फिर उसके बाद इफ एवरीथिंग इज देयर, लेट्स सपोज कि इस एक अकाउंट से पैसे कट करने हैं, डेबिट करने और दूसरे में क्रेडिट करने हैं, राइट. तो वो चेक करेगा क्या ठीक है ये पास कर दिया, सिग्नेचर वगैरह परफेक्ट थे, सब कुछ सही था, वो हो गया. फिर दूसरा बंदा उसको रीचेक कर रहा है कि हाँ सिग्नेचर सब कुछ सही है और उस अकाउंट में क्या पैसे हैं और दूसरे अकाउंट में जहां डालने हैं वहां पर हम उस तरह से उसको ट्रांसफर कर देंगे. इस तरीके से वो भी उसको चेक करेगा. फिर लास्ट में एक और बंदा आएगा ऑथराइजर, जो लास्ट में फाइनल चेक करेगा, वो ऑथराइज करेगा और उसके बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी. तो दैट इज वाज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कि यार अगर मान लो कभी कभी गलती से किसी एक बंदे ने गलती कर दी तो देयर आर 3 चेक्स और उसके बाद जाके वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करी जाएगी. हुआ क्या, चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर ये तीनों लोग मिल गए. अब सिंपल सी बात समझो, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से क्या आ रहा था, एक स्टैम्प पेपर आ रहा था, उसके ऊपर सिग्नेचर था और ऑथराइज सिग्नेचर था और उसके ऊपर डेबिट इंस्ट्रक्शंस थी कि इतना पैसा कट के यहां पर जाएगा. इन्होंने क्या किया, फेक ट्रांजैक्शंस बना दी, फेक स्टैम्प पेपर बना दिया, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया फेक और उसके ऊपर स्टैम्प लगा दिया फेक और फिर तीनों ने पास कर दिया क्योंकि तीनों मिले हुए थे साथ में. होता पता है क्या है, साथ में क्या होता है, अगर एक बड़े लेवल की ट्रांजैक्शन होती है ना, जैसे मान लो अगर 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा कि एक मैसेज भी जाएगा, ठीक है, कि आपके पास, जैसे आप भी कई बार देखते होगे कि कभी अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है ना
तो आपका बैंक जो है वो कॉल करके कंफर्म करता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी है, आप इसको अप्रूव कर रहे हो, तो वो भी अप्रूवल भी जाता है। अब पता नहीं वो कॉल गई कि नहीं गई, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ना अभी ये केस हुआ है। अभी मैनेजमेंट ने क्या किया, 23 फरवरी को एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस कॉल रखी, क्योंकि इन्वेस्टर्स और सारे डिपॉजिटर्स दे वर पैनिकिंग कि भैया ये हो क्या रहा है, व्हाट इज द रियल स्टोरी, हमको पहले एक स्टोरी समझाओ सो दैट वी कैन गेट सम क्लैरिटी ऑफ थॉट कि व्हाट इज रियली हैपनिंग, और हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट शुड वी रियली डू। तो होता क्या है, ये एक तरह से कॉल जाती है। ये होता है अगर 5 लाख तक की ट्रांजेक्शन होती हैं तो वो कॉल चली जाती है, लेकिन अगर 10 लाख प्लस की ट्रांजेक्शन होती है ना, तो इन्होंने एक 4th पर्सन को भी इन्वॉल्व करते हैं। हुआ क्या, इस केस के अंदर वो 4th पर्सन भी इन्वॉल्व था इनके साथ ही, दे ऑल वर इन्वॉल्व, एंड अल्टीमेटली इन सब ने लाइन में सारी ट्रांजैक्शंस को पास कर दिया। अब ये कब से चल रहा है इसकी भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ओवरऑल जो मिसमैच जो था ना, वो अराउंड 590 करोड़ का मिसमैच आ रखा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट गुड थिंग अबाउट दिस बैंक इज कि जैसे ये मिसमैच आया, इन्होंने एकदम से इन्फॉर्म किया रेगुलेटर्स को, देखो देखो ये इतनी प्रॉब्लम आ गई है हमारे पास। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बैंक्स जो होते हैं ना, दे डोंट टेल दिस काइंड ऑफ अ बैड न्यूज। स्पेसिफिकली ये चीज किस चीज के अंदर ट्रू है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे ना 2010s के अंदर, इनके बहुत सारे एनपीएस थे, लेकिन ये लोग बताते नहीं थे। बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे जो लोग पैसा नहीं दे रहे थे टाइम पर, लेकिन ये लोग बताते नहीं थे। बाद में जाके आरबीआई को खुद डाउट हुआ कि भाई ये तो कुछ प्रॉब्लम है, तब जाके उनकी बुक्स खुली, तब जाके उन्होंने बोला हाँ ये प्रॉब्लम है। तो वन थिंग इज देयर कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट साइन ऑफ प्रॉब्लम और उन्होंने आकर बता दिया, पहली चीज तो ये। अब बात पता है क्या है, इससे ना कंपनी की ओवरऑल ना सब कुछ क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि कंपनी का अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखूं, वो अराउंड 1500 करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब आप सोचो 590 करोड़ का एकदम से अगर मान लो ये लॉसेस बुक करने पड़ गए, अगर ये पैसे नहीं आ पाए, तो इसका मतलब उनको आगे जाके प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, और वो प्रोविजंस बनाएंगे, इसका मतलब जो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ रही थी ओवर पीरियड ऑफ टाइम लास्ट कुछ क्वार्टर्स के अंदर, और आगे जाके मैनेजमेंट वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट द बैंक विल परफॉर्म वेल, अब वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी विल टेक अ हिट। तो जिस लेवल पर उनके प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज कर सकते थे, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है इन द फ्यूचर। लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा, एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो 590 करोड़ जो है ना, अभी ना इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि ये 590 करोड़ का लॉस पूरा लेगा कौन, क्योंकि ये सिर्फ बैंक का लॉस भी नहीं हो सकता है। अभी इन्होंने क्या किया, दे हैव हायर्ड केपीएमजी एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, चेक करने के लिए कि ये ओवरऑल सिचुएशन है क्या, क्योंकि ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि 590 करोड़ पे रुक जाएगा, हो सकता है ये नंबर बढ़ भी जाए। अभी ये भी चेक करना पड़ेगा कहीं ब्रांच मैनेजर भी इन्वॉल्व तो नहीं था बीच में, और ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या कहीं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी कुछ इन्वॉल्व तो नहीं थे इनके साथ साथ। अभी ये सारी इन्वेस्टिगेशन ना अभी तक हुई नहीं है, तो अभी द सिचुएशन इज अंडर वे, एंड ये जो पूरा ओवरऑल जो पता चलेगा ना, वो अराउंड हमें 3-4 वीक्स 5 वीक्स के अंदर फ्रॉम हेयर केपीएमजी जब अपनी रिपोर्ट देगा, तब जाके क्लैरिटी आएगी कि ओवरऑल सिचुएशन चल क्या रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब हुआ क्या, जैसे ये न्यूज आई कि बैंक में अकाउंट में फ्रॉड हो गया है, अब एक्चुअली फ्रॉड का पता भी कैसे चला, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने ना अपना अकाउंट वहां से क्लोज करके उन्होंने बोला हम दूसरे बैंक में जाएंगे। अब दूसरे बैंक में जाएंगे तो उन्होंने फिर सारी ट्रांजैक्शंस को मैच करना स्टार्ट किया, एंड दे रियलाइज्ड कि डिस्क्रिपेंसी है। जब डिस्क्रिपेंसी एक में है, उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स को भी चेक किया, एंड अल्टीमेटली दिस नंबर बलून टू 590 करोड़, एंड इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। तो इसमें क्या हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट ने ना एक तरह से क्या किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ना, उसको अपने पैनल से रिमूव कर दिया कि अब हम इनके साथ बैंकिंग नहीं करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इससे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल बुक का जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जितना फंड्स वहां पर डिपॉजिट करे हुए थे ना, वो सिर्फ इनका सिर्फ 0.5% था, सिर्फ, ज्यादा नहीं था। लेकिन अगर मैं बिगर पिक्चर को देखूं, बिगर पिक्चर ये है कि जो बाकी की जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन सबका भी अगर अमाउंट को अगर मैं एड अप कर लूं, तो ये उनकी बुक का 8 to 10% हो जाता है, विच इज सिग्निफिकेंट। ये तो अभी ये वाली बात हुई ना कि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने इनको डिसएम्पैनल कर दिया कि हम इनके साथ अब आगे बैंकिंग नहीं करेंगे। अगर बाकी की भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस तरीके से कर दिया तो इसका मतलब वहां से वो भी अपना पैसा निकाल के अगर वो दूसरे बैंक की तरफ चले गए तो दैट कैन एक्चुअली क्रिएट सम डिपॉजिट केओस फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। गुड थिंग अबाउट दिस बैंक इज अभी तक ना इन्होंने इनकी जो रिटेल बुक जो है, मतलब जो जितने भी इनके पास जो हमारे जैसे कस्टमर्स हैं, तो वो रिटेल कस्टमर्स जितने भी हैं, वो मोर देन 80% ऑफ द बुक है,
और उसका एकदम बिल्कुल क्लियर है क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया लास्ट 2-3 इयर्स में इन्होंने एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर बहुत मैसिव फोकस किया था। इन्होंने क्या किया, बहुत मैसिव फोकस किया। आईपीएल के अंदर भी इन्होंने स्पॉन्सरशिप्स दी जिससे कि ओवरऑल दे कैन क्रिएट अ ब्रांड नेम। और साथ में इन्होंने क्या किया, जो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट पे यूजुअली जो बैंक्स 3 to 4% सेविंग रेट्स देते थे, इन्होंने क्या किया, हम आपको 6-7% तक देंगे। अब करते करते 1.5-2 ईयर्स के अंदर इन्होंने अपना रिटेल बेस को बहुत अच्छा कर लिया था। जैसे रिटेल बेस इनका अच्छा हो गया, अब इन्होंने क्या किया, देखो यार सिंपल सी बात है, आप सारे मेरे क्लाइंट्स पहले नहीं थे, लेकिन अब आप मेरे रिटेल कस्टमर्स बन चुके हो। आपने अपने अपने पैसे मेरे अकाउंट्स में बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए और मैंने आपको 2 साल अच्छा खासा सेविंग्स रेट भी दे दिया, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे व्हाट द बैंक डिड वाज, उन्होंने स्लोली उन सेविंग्स रेट को कम करना स्टार्ट कर दिया। वापस वो बाकी बैंक से कंपैरिजन में ही उसको धीरे धीरे ले गए। सिर्फ अगर कोई लार्ज डिपॉजिट थी, बहुत बड़ी बड़ी डिपॉजिट थी, तो उनको 5-5.5% पे वो आज भी दे रहे थे। और बैंक ने ना अभी इस पर्टिकुलर फ्रॉड होने से पहले लास्ट कॉन कॉल जो हुई थी, ये तो अभी स्पेशल कॉन कॉल हुई है 23 फरवरी को, उससे पहले बैंक की Q3 की जो कॉन कॉल हुई थी उसके अंदर बैंक ने ना क्लियरली बोला था कि हम ना FY27 तक आते आते हम ना ये जो बाकी जो लार्ज डिपॉजिट पे 5.5% दे रहे हैं ना, ये भी हम धीरे धीरे कम कर देंगे। अब सोचो इसका इंपैक्ट क्या है। अगर ये कम कर देंगे, इसका मतलब इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनटू द फ्यूचर इज गोइंग टू इंक्रीज एंड दैट मींस उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले टाइम पे बढ़ती। लेकिन जैसे ही अब ये फ्रॉड आया ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज्ड ऑल ऑफ अ सडन। व्हाई? क्योंकि अब ना डर इस बात का है, दो चीजों का डर है। एक, स्टेट गवर्नमेंट डिसएम्पैनल कर दिया हमको। इफ अदर स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो फॉलोड सूट देन व्हाट, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, फ्रॉड का केस है मार्केट में, जैसे ये लोगों तक पता चलेगा, अल्टीमेटली अगर रिटेल ने भी अपना पैसा पुल आउट करना अगर स्टार्ट कर दिया एंड दे स्टार्ट मूविंग टू सम अदर बैंक्स, या फिर अगर इस बैंक को चाहे बंद ना करें लेकिन अपना मेजर पैसा निकालकर दूसरे बैंक में, क्योंकि एक बंदा एक सिर्फ बैंक अकाउंट थोड़ा ना खोल के रखता है, उनके कई अकाउंट्स होते हैं, राइट। तो हो सकता है सारा मेजर पैसा वहां से निकाल के दूसरे बैंक्स में चला जाए, तो अल्टीमेटली इनकी डिपॉजिट्स के ऊपर काफी हद तक इंपैक्ट आ सकता है। और वो आया तो हो सकता है इन्होंने जो अभी Q3 के अंदर अभी इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, FY27 तक आते आते हम धीरे धीरे 5.5% को भी कम कर देंगे, अल्टीमेटली मार्केट रेट तक ले आएंगे। अल्टीमेटली दिस थिंग हैज टू बी पोस्टपोन्ड, क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, वैसे ही डिपॉजिटर्स जा रहे हैं, तो अगर हमने रेट भी कम कर दिए तो शायद और जल्दी चले जाएं। तो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स दैट इज हैपनिंग विद दिस बैंक राइट नाउ। अब इतनी सारी सिचुएशन में ना हुआ क्या, एक एनालिस्ट ने क्या बोला कि यार अगर आप इस पर्टिकुलर चीज से बाहर आना चाहते हो एंड यू रियली वांट टू सेव द बैंक्स रेपुटेशन, तो आप क्या कर सकते हो। देखो अभी क्या कर रहे हो आप, KPMG से एक ब्रांच का ऑडिटिंग करवा रहे हो, स्पेशल ऑडिट करवा रहे हो, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि बाकी ब्रांचेस का क्या हाल है। क्योंकि अगर इफ समथिंग कैन हैपन इन वन ब्रांच, डोंट यू थिंक इट कैन हैपन इन अदर ब्रांचेस एज वेल। एक फाइनेंस के अंदर एक सेइंग रहती है, देयर इज नॉट ऑलवेज अ सिंगल कॉकरोच इन द किचन। अगर कॉकरोच एक किचन में मिलता है ना, तो वो बल्क में ही होते हैं, काफी सारे साथ में ही घूम रहे होते हैं। तो अगर एक मिला है तो बाकी भी इधर उधर देखो और भी मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इन द फाइनेंशियल एनालॉजी इट मींस कि अगर एक बंदे ने फ्रॉड किया है तो बाकी जगहों पे भी ऐसा कुछ चल रहा होगा। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। लेकिन अब इन्वेस्टर कम्युनिटी को कैसे इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आए, दैट इज अ थिंग विच इज इन क्वेश्चन, राइट। तो उन्होंने बोला आप एक काम कर सकते हो, आप KPMG को बाकी की ब्रांचेस का भी स्पेशल ऑडिट करने के लिए दो। अब 1000 ब्रांचेस हैं, उन्होंने बोला कि अगर आप ये दोगे और अगर थोड़े टाइम बाद अगर KPMG सबको ट्रांजैक्शन को चेक करके अगर वो एक क्लीन चिट दे दे कि यस all the other branches are absolutely safe, there are no mismatches and there are no signs of any fraud, then the investor confidence could be restored। तो अभी तो मैनेजमेंट ने उस चीज का ये जवाब दे दिया कि भाई देखो अभी एक केस हुआ है तो लेट अस फोकस ऑन दैट, क्योंकि अगर हम बाकी के 999 पे फोकस करने चले गए तो यहाँ पे अभी हमें पता नहीं चल पाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैनेजमेंट जो है ना अभी इस तरीके का आंसर दे रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर जो आंसर दिया ना वो इस तरीके से दिया। देखो एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, इसका मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। देखो हुआ क्या था, 2008 के अंदर ना ICICI बैंक के साथ सेम सिचुएशन हुई थी। ICICI बैंक जो था ना 2008 में जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना ये रूमर आ गया कि जैसे लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ है ना, ICICI बैंक का भी ना काफी ज्यादा एक्सपोजर जो है ना वो लीमन ब्रदर्स और बाकी के इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर है, और उनके जो एसेट्स है ना उसके अंदर ICICI बैंक ने भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। और देयर वाज अ रूमर दैट अगर लीमन ब्रदर्स फेल हुआ है दैट मींस ICICI बैंक कैन आल्सो फेल। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आई, एवरीबडी
started going to their banks, ATMs के आगे लाइंस लग गई, ब्रांचेस के अंदर लाइंस लग गई, everybody started taking money out of the banks and started putting into some other banks. उस point of time पर situation guys इतनी खराब हो गई थी कि ICICI जैसा स्टेबल बैंक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट एक रूमर था, ICICI जैसा बैंक भी ये बोलने पे आ गया था, उसने RBI को ये बात बोली कि भैया देखो, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप मुझे सेव करने नहीं आए और ये सारे लोग पैसा मांगने आ गए तो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फंड्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितने भी डिपॉजिटर्स हैं इन सबका पैसा जो है वो मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने तो कंपनीज को पैसा दिया हुआ है, कॉर्पोरेट्स को पैसा दिया हुआ है, मैंने लोगों को होम लोन्स दे रखे हैं। अब उनको जाके ये तो नहीं बोल सकता ना कि यार अपने घरों को बेचो, मेरे को पैसे दो, क्योंकि डिपॉजिटर्स को पैसे देने हैं। थिंक अबाउट इट। तो अगर सारे के सारे वन फाइन डे विल कम टुगेदर एंड से कि मुझे पैसा चाहिए, दैट वेरी डे द बैंक इज गोइंग टू गो बैंकरप्ट। कोई भी बैंक हो, चाहे वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट बैंक भी हो, वो भी बैंकरप्ट हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आरबीआई हैड टू इंटरवीन और उन्होंने आकर लोगों को बोला कि भैया देखो, डोंट टेक योर मनी आउट ऑफ द बैंक, वी इंश्योर योर डिपॉजिट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम विद आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन अगर आज आप इस तरीके से एक्ट करोगे तो ये बैंक जरूर फेल हो जाएगा। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर ना अभी ये ना इतनी प्रॉब्लम एस्केलेट नहीं कर रही है। देखो अभी भी स्टॉक 15% तो डाउन चला ही गया ना। देखा जाए तो यार इतना बड़ा बैंक है, उसका 15% मार्केट वैल्यूएशन अगर चला जाए, इट इज अ बिग थिंग। लेकिन अभी तक ना वो फिर भी यहीं तक रुका हुआ है, वो ज्यादा 30, 40, 50% तक नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि नंबर ना अभी बहुत छोटा है, क्योंकि 590 करोड़ है, क्योंकि 1500 करोड़ का तो बैंक का पैट है। 1500 करोड़ अगर बैंक ईयरली अर्न कर रहा है, अगर 500 करोड़ हो भी गए, अगर मान लो प्रोविजन बनाना पड़ गया तो बना भी देंगे, बैंक को नुकसान होगा लेकिन बैंक फेल तो नहीं होगा ना। व्हाई द इन्वेस्टर्स आर नॉट ओवर रिएक्टिंग एंड द स्टॉक हैज नॉट गॉन डाउन 30, 40, 50% इज ओनली बिकॉज दे नो द बैंक इज वेल कैपिटलाइज्ड। और मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल के अंदर भी यही बात बोली है कि यार अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, हाउ इट रियली हैपन, और हम इसको इंप्रूव करने के लिए यहां से कर क्या सकते हैं। अब इन्होंने साथ में बोला है कि अब एडिशनल एक कंट्रोल सिस्टम हम इंक्लूड करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन अगर हो रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना आपके ऐप पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, और जब तक आप उस नोटिफिकेशन को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और उसको आप फाइनली वेरीफाई नहीं करोगे, तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट था ना, उनके लिए ऑप्शनल था। पहले ये बैंक ने बोला था कि ये ऑप्शनल रखते हैं हम, कि अगर क्लाइंट को या कस्टमर को अगर ये चाहिए तो वो इस ऐप के थ्रू वेरिफिकेशन ले सकता है, और अगर नहीं चाहिए तो नहीं भी ले सकता। बट नाउ विल मेक इट मैंडेटरी कि अब यहां से एक एडिशनल सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो 3-4 लोग जो ये थे, जो हमने इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर लोग रखे हुए थे, अगर ये लोग आपस में मिल भी जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐप में तो वेरीफाई आप ही करोगे ना, और उसके अंदर भी हम टाइमलाइन रख देंगे कि 2-3 घंटों के अंदर अगर आपने वेरीफाई नहीं किया, देन यू हैव टू गो थ्रू द होल ट्रांजैक्शन वंस अगेन। तो इस तरीके की मैनेजमेंट अब चीजें लाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वन थिंग, कि अब यहां से केपीएमजी की रिपोर्ट आती क्या है। या तो हो सकता है केपीएमजी बोले कि प्रॉब्लम इतनी ही थी। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर केपीएमजी की इन्वेस्टिगेशन से यह पता चलता है कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, तो ये जो 590 करोड़ का जो ओवरऑल अमाउंट है ना, ये सारा का सारा बैंक को नहीं लेना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की भी गलती है। ठीक है, लेकिन अभी हमें वो पता नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट दैट। सेकंड थिंग क्या हो सकती है, हो सकता है कि वहां के बैंकिंग की कोई प्रॉब्लम ना आए, और हो सकता है सिर्फ इन्हीं इंप्लॉइज की प्रॉब्लम थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंक को 590 करोड़ का फॉर द टाइमिंग तो यही नंबर पता है, बाकी आगे नहीं पता। बाकी बैंक अभी तक तो ये बोल रहा है कि हमारे हिसाब से इतना ही होना चाहिए, बाकी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। साथ में क्या होता है, बैंक ने ना इंश्योरेंस भी ले रखी होती है कि कभी हमारे इंप्लॉइज से कुछ गूफ अप हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई एरर हो जाए, तो 35 करोड़ तक तो क्या होता है, इनको इंश्योरेंस कंपनी भी पे कर देती है। तो ऑन एन एवरेज अभी समझ लो कि 550 करोड़ जो है ना, अभी वो एकदम डाउट में चल रहे हैं। लेकिन कंपनी यही बात बोल रही है कि यार अगर अभी देखते हैं क्या सिचुएशन निकलती है, लेकिन उसके बाद हम अपने इंटरनल कंट्रोल्स को और स्ट्रेंथन करेंगे, और साथ में अगर ये हुआ तो वी आर वेल कैपिटलाइज्ड, देयर इज नो नीड टू वरी, वी आर एब्सोल्युटली फाइन एंड वी विल बी एबल टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद उतनी ना हो, लेकिन देखते हैं हाउ थिंग्स गो फ्रॉम हियर। तो एज एन इन्वेस्टर अगर मैं आपको एक चीज बोलूं ना, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है स्पेसिफिकली इन द बैंकिंग सिस्टम, देखो यार बैंकिंग सिस्टम में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, इसमें रिस्क को असर्टन करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अब आपको एक ब्रांच पता चली, आप कह रहे हो 590 करोड़ तो मैनेजेबल है, 2 महीने बाद अगर कोई आता है कि 5 ब्रांचेस में से और निकल आया, तो क्या कर लोगे? उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होगा? Is there any surety? Is there of any way of knowing? Can you ascertain the risk?
If you can't ascertain the risk, then the moment a problem appears in the bank, it is best to move out of the bank first, get your capital out of the bank, see how things go, track the company. If you are certain now that the problem is resolved and there is no other thing which is happening, and the bank is again going to go back to its course what it was following a couple of quarters since the last couple of quarters, तो आप इसके अंदर वापस इन्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन उससे पहले द मोस्ट प्रूडेंट स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी कि कम टेक योर मनी आउट ऑफ द बैंक एंड ऑब्जर्व व्हाट इज रियली हैपनिंग. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 15% डाउन हो गया, लेट मी बाय मोर ऑफ दिस बैंक, क्योंकि प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी कंटेन्ड. यू कैन नॉट नो, एंड द फर्स्ट रूल इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज एन इन्वेस्टर. तो अगर मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो मैं इस तरीके से सोचूंगा, ठीक है. बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो बैंक अभी तक बोल रहा है कि वो वेल कैपिटलाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द KPMG report that is going to come 3-4 months, 5 months from here, 5 weeks from here. This is what the understanding that you need to develop right now, although all the other things are in flux as of now.